वहाँ पर डिस्टर्ब कर रही हैं, उनको बल मिले। इस पर हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। चलते हैं अहमदाबाद, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता धीमंत पुरोहित। धीमंत, फिलहाल वहां क्या स्थिति है और क्या सरकार ने कोई कार्रवाई की है दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ? दीवान, गांधी आश्रम में हम पत्रकारों पर हुए हमले को 8 घंटे से ज्यादा समय हो गया, पर अभी तक राज्य सरकार ने उन दोषी पुलिस अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है, न कोई एक्शन लिया है। ये सीनियर आईपीएस अफसर है, अहमदाबाद के डीसीपी जोन 1 है वीएम पारगी, अहमदाबाद के सेक्टर 1 के इंचार्ज एडिशनल पुलिस कमिश्नर शिवानंद झा और उनकी पूरी टीम स्ट्राइकिंग फोर्स है, उनके कमांडोस है, जो आमतौर पर टेररिस्ट के लिए और दंगाइयों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, हम पत्रकारों के ऊपर छोड़ दिए गए। खुद ये सीनियर आईपीएस अधिकारियों ने हम पर लाठी चलाई, स्टैंड गन से पत्रकारों को मारा है, जिनमें हमारे ऊपर टारगेट बनाकर अटैक किया गया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैमरामैन पत्रकार घायल हुए, स्थानीय अखबारों के फोटोग्राफर और पत्रकार घायल हुए, और अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये ऐसी जगह में हुआ है, गांधी आश्रम में। गांधी इस तरह का मीडिया पर हमला यहाँ गुजरात में फैला है और गांधी आश्रम में इस तरह पहली बार हिंसा हुई है। जी नकवी जी, आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता धीमंत पुरोहित, उनका हाथ टूट गया है, कह रहे हैं लाठियों से और स्टेन गन की बट से मारा गया। ये पत्रकारों के साथ आप ऐसा सलूक करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं इसके बावजूद आप पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं करेंगे? कह रहा हूं मैं, नहीं नकवी जी, आप इसके बावजूद आप पुलिस पर कार्रवाई नहीं करेंगे? इसके बावजूद जो जिम्मेदार हैं इसके, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? आपको इसके बावजूद जो शंभू जी कह रहे हैं कि उनको हटाना चाहिए, वो नहीं मानेंगे? करना चाहिए, और आज कुछ की भी है, मैं उसको किसी तरह जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। और ये भी मैं बता रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सदस्य इस घटना में शामिल होगा तो उसके खिलाफ कड़ी सी कड़ी कार्रवाई पार्टी के स्तर पर की जाएगी। नकवी जी, ताजा जानकारी मैं आपको एक और बता दूं नकवी जी, और दर्शकों को भी बता दूं कि हमारे पास अभी फैक्स आया है गुजरात के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में से, जिसमें कहा गया है कि पत्रकारों पर किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ। रेस्क्यू किया जा रहा था वहां पर मेधा पाटकर को, उसमें किसी को चोट लगी हो। मतलब झूठ की भी एक सीमा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या होती है कि नहीं? नहीं, अब देखिए, आप धीमंत को देख सकते हैं वहां पर। मैं मानता हूं, मैं तो कहा नहीं, घटना जो हुई है इसकी कितनी भी निंदा की, इसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकता कोई। हम ये धीमंत को देख रहे हैं। देखिए, अब गुजरात के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने क्या भेजा, क्या भेजा, मैं उसको बिल्कुल मैं जानता नहीं और क्या किया, लेकिन जो कुछ वहां हुआ है, किसने किया, क्या किया, वो तो एक बात की बात है, लेकिन जो भी हुआ है, जिसने भी किया है, मुझे लगता है कि उसको जितनी भी कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। नकवी जी, आप कड़ी सजा मांग रहे हैं, पर आपका जो राज्य का जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है वो ये कह रहा है कि इस तरह का कोई हमला नहीं हुआ। मुझे ऐसा है कि ये बात समझ ही में नहीं आती है। ये जो कहा गया है, इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जो कहा है कि मेधा पाटकर को बचाने के सिलसिले में कार्रवाई हुई और उसके चपेट में पत्रकार आ गए या कैमरामैन आ गए, ये एकदम समझ में आने वाली बात नहीं है। हर पुलिस वाला कैमरा तो देख सकता है, टेलीविज़न कैमरा आजकल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं पहचान में आती है, इसलिए उनको पता था कि पत्रकार और टेलीविज़न कैमरामैन है, इसलिए इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। धीमंत इस समय हमारे साथ लाइन पर हैं। धीमंत का कहना है कि वो पहचानते थे, वो जो अफसर थे वो उनको पहचानते थे। धीमंत, इस सिलसिले में आपने वहाँ गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से बातचीत की, उन्होंने क्या आश्वासन दिए हैं आपको? नहीं, ये हमले के बाद जैसे कि मैंने बताया कि पिछले 1 महीने से दंगों के दौरान हम पुलिस की इनएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। आज देखा कि पुलिस पहली बार एक्शन में आ रही है, पुलिस ने पहली बार एक्शन ली और वो पत्रकारों के सामने ली। अगर पुलिस ने इस तरह की बहादुरी कम से कम महीने भर पहले 28 तारीख के दंगों के दौरान दिखाई होती तो मुझे लगता है गुजरात में दंगे इतने नहीं चलते। और पुलिस ने पहली बार इस तरह की कार्रवाई की, वो भी पत्रकारों के सामने। वो हमने पुलिस कमिश्नर से बात की, वो माफी मांग रहे थे, होम मिनिस्टर से हमने बात की, वो कह रहे थे हम इन लोगों को सस्पेंड करेंगे, न सिर्फ ये 2 सीनियर आईपीएस ऑफिसर को, पर उनकी पूरी कमांडो टीम को, जिन लोगों ने हम पर स्टैंड गन से हमला किया, लाते मारी है, लाठी चलाई है सभी पत्रकारों पर। इनमें मुझसे भी ज्यादा चोटें कई पत्रकारों को और आई है। पर मुख्यमंत्री से हमारी जो बात हुई, उन्होंने कहा हम एक्शन लेंगे, पर कोई कमिट उन्होंने नहीं किया क्या एक्शन लेंगे, कब तक एक्शन लेंगे। नरेंद्र मोदी ने इसके अलावा और क्या कहा धीमंत? नहीं, उन्होंने हम सबको पूरी तरह सुना और कहता है मैं कुछ समय चाहता हूं उसके लिए, एक्शन लेने के लिए। उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दिया, क्या एक्शन लेंगे, कब एक्शन लेंगे, टोटली कोई कमिट नहीं दिया। देखिए, जहां तक मैं मानता हूं कि अब चूंकि अब ये सर पर से पानी निकल चुका है और काफ़ी हिंसा हो चुकी गुजरात में, और अब बहानेबाजी से काम नहीं चलने वाला है। जो दृष्टिकोण रहा है नरेंद्र मोदी जी का मीडिया के प्रति, उस दृष्टिकोण में भी कहीं कमी है। आप मीडिया को दुश्मन मान करके जनतंत्र को नहीं चला सकते हैं। मीडिया आपके खिलाफ लिख सकता है, आपके खिलाफ अनफेयर हो सकता है, आपके खिलाफ अन्याय भी कर सकता है। शंभू जी, आप ये जो कह रहे हैं, आप ये जो हटाने की बात कर रहे हैं, इसको आप आगे भी कुछ करेंगे या ये सिर्फ टेलीविजन स्टूडियोज में? नहीं, टेलीविजन स्टूडियो का सवाल ही नहीं है। पहली बात की देखिए, हम लोग तो सहयोगी दल हैं
और एक प्रमुख सहयोगी दल है, विश्वस्त सहयोगी दल हैं, और राजग के हम लोग एक तरह से बनाने वालों में शामिल हैं। वैसे हालत में जब हम अपनी भावनाओं को सार्वजनिक कर रहे हैं तो उसका कुछ मतलब होता है। अगर ये राजग की सरकार होती तो अभी हम लोग तत्काल इस दिशा में कुछ किए होते, लेकिन चूंकि सरकार भाजपा की है और राजग की नहीं है, इसलिए पहले कदम के तौर पर हम इनसे अनुरोध कर रहे हैं। अनुरोध ही तो कर सकते हैं। जी नहीं तो क्या आप कह रहे हैं कि इसमें गंभीरता से आप लोग इस बात को और आगे उठाएंगे? जरूर। क्या एनडीए की बैठक क्या में कदम उठाया जाएगा? वो एनडीए की बैठक का इसलिए नहीं है कि सरकार भाजपा की है, जी, इसलिए एनडीए की बैठक में ये चीजें नहीं तय हो सकती है। ये इनका आंतरिक मामला, इनका मुख्यमंत्री कौन हो नहीं हो, लेकिन हम लोग अपने विचार सार्वजनिक करके अपनी बात तो कह रहे हैं। मैं शंभू जी की जो बात है मैं सराहना करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। ये समता पार्टी की तक सीमित नहीं रहना चाहिए, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो और भी एनडीए के समाजवादी दोस्त हो, इस चीज़ को उठाना चाहिए। बीजेपी अलग नहीं है, गवर्नमेंट चाहे यहाँ एनडीए की हो, वहाँ गुजरात में अकेली बीजेपी की हो, बीजेपी बीजेपी है। और मुख्यमंत्री जो है तो क्या पुलिस सीनियर ऑफिसर जानते नहीं कि दिमंत पुरोहित कौन है? जानबूझकर इन पर हमला किया गया है, जानबूझकर कि आप कौन होते हैं दुनिया में हमारा मुंह काला करने वाले, चाहे स्टार हो या जी हो या आपके आज तक का स्टूडियो हो, जानबूझकर हमला किया गया है। नकवी जी, कब तक आप अपने मुख्यमंत्री को बचाए रखेंगे? आपके सहयोगी समता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस सब बोल रहे हैं पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि घायल धीमंत बैठे हुए हमारे स्टूडियो में, कब तक उनको और बचाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री को फिर क्या है, जो बात जा रही है वो बिल्कुल गलत दिशा में जा रही है। मुख्यमंत्री को बचाने का या मुख्यमंत्री को बनाए रखने का प्रश्न नहीं है। नकवी जी, वहां पर जो हो रहा है, आपके एक सहयोगी बैठे हुए हैं, आप इनके जो राह लिए उसको आप गलत बता रहे नहीं, हैं। मैं बिल्कुल गलत नहीं बता रहा हूं। इनके ये मैंने पहले ही कहा कि एक जिम्मेदार पार्टी की हैसियत से ये अपनी राय दे सकते हैं, और इन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि वो आरजेडी का मैटर नहीं है, उसका एनडीए का मैटर नहीं है। इतना मैं कहूँगा, तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए शंकर सिंह जी भी वहां पर मुख्यमंत्री रहे हैं। मोदी जी ने गलत किया, सही किया, जो उसकी सजा हो पार्टी के लिए। कोई अगर गलत किया तो निश्चित तौर से पार्टी इस बात को मानती है, जो भी गलत करे उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि एक व्यक्ति को निशाना बना करके, और उस निशाने पर जो है वो पूरी की पूरी सियासत, इसमें सिर्फ यह है कि वो व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री है, वो स्टीयरिंग पर है, जी वो स्टीयरिंग पर है। फिलहाल हम लोग एक बार फिर चलते हैं वाघेला जी धीमंत के पास। धीमंत, दूसरे चैनल के पत्रकारों को भी चोटें लगी, उनकी क्या हालत है? दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल के कैमरामैन को, जिनको खुद वो हार्ट पेशेंट थे, उनको सर में जबरदस्त लाठी मारी गई, वो बेहोश होकर वहां गिरे, और जब हम उनको बचाने के लिए गए, मैं उनको उठा के ले जा रहा था, तभी फिर से मेरा ऊपर लाठी चार्ज हुआ। मुश्किल से हमको उनको बचा के वहां से निकल पाए थे। उसी दौरान बाकी पत्रकारों को पुलिस मारती मारती गांधी आश्रम के म्यूजियम से उसे पीछे पड़ी, लाठियां मारती, स्टैंड गन मारती मारती दरवाजे तक दौड़ा कर ले गई। और वहां से जब पुलिस वापस आई, उन्होंने देखा कि मैं और कैमरामैन सब वहां खड़े थे, तो उन्होंने फिर हमारी पिटाई शुरू की एडिशनल पुलिस कमिश्नर की उपस्थिति में, और उन्होंने सभी उनको कमांडो को आदेश दे दिया गोली मार दो। सब स्टैंड गन लेके इसी तरह पोजीशन लेके खड़े थे जैसे गांधी आश्रम में लाशें गिरा दे गए। इस तरह का माहौल था वहां। बड़ी मुश्किल से वहां से बच के हम पुलिस कमिश्नर की ऑफिस में पहुंचे। धीमंत, कोई पत्रकार कोई गंभीर रूप से भी घायल हैं क्या वहां? नहीं, अभी हॉस्पिटलाइज किया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल के कैमरामैन को हॉस्पिटल में, जैसे मैंने बताया कि उनको पहले भी दिल का दौरा पड़ चुका था और वो बेहोश हो गए जैसे ही उनके सर में चोट लगी। उसके अलावा बीजेपी युवा मोर्चा के यहाँ के जो नेता है, वो पत्रकारों को बचाने के लिए बीच में कूद पड़े थे। उनको भी 25 से ज्यादा कमांडो ने घेर कर मारा है अमित ठाकर को, वो भी अभी अस्पताल में गंभीर रूप से घायल है। दिबांग, आप लोग तीनों ने सुना, आप चाहें तो एक एक वाक्य में इस पर क्या कहना चाहेंगे आखिर में? नकवी जी, देखिए, मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ, कुछ कहना मुश्किल हो रहा है। नहीं, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल की बात तो नेचुरली जो ये सर्कमस्टेंसेस हैं, लेकिन नहीं, मैं एक बात, मैं तो शंकर जी, देखिए, अगर जो पत्रकारों पर हमला हुआ है, पत्रकारों ने कोई रिपोर्ट दी है, तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि उनको जो अधिकारी है सस्पेंड करने की बात नहीं है, सस्पेंड करने की बात नहीं, उन्हें जेल भेजना चाहिए। ये 5वां स्तंभ है और पुलिस ने किया है, ऐसा कहकर मुख्यमंत्री बच नहीं सकते। मुख्यमंत्री की सीधी जिम्मेदारी है इनको हटाने से 3 दिन में पीस रिस्टोर होगी। 3 दिन में मुख्यमंत्री को अपने संवैधानिक दायित्वों का ध्यान रखना चाहिए, और हमें आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक किसी पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। शंभू शरण जी, वाघेला जी, नकवी जी, आप तीनों स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Executive meet in Goa this weekend
possibly have ramifications not just for the stability of the NDA government at the center, but some have said for the stability of the country. It seems that the BJP has now unequivocally returned. Some people may disagree on whether it ever abandoned that path, but we will still use the word returned to its Hindutva campaign. We will have a senior leader of the BJP joining us in just a few minutes, but I should tell our viewers that at this very moment there is a meeting of the National Democratic Alliance going on at the Prime Minister's residence. Many of the allies have been fairly vocal and upset at the decisions that were taken in Goa. We will try and bring you news updates on that meeting in just a while as soon as we get some news. And simultaneously in Hyderabad, the Telugu Desam Party is meeting at this very moment to decide whether it will still continue support to this government on the whole, because of differences on the whole Gujarat issue. So of course, since we're still waiting for our BJP guest to join in, the next moot question is the Congress, the role of the Congress. While Goa was happening, Guwahati was happening as well, 16 Congress chief ministers. Manishankar Iyer, the perception seems to be that this government may have fallen were the opposition ready with an alternative, and the opposition, for all its bluster, does not want an election right now. Yep, yesterday was the 13th, and the 13th is always a bad day for Vajpayee. The fact is that we are ready to play our role as an opposition for the entire term of this Lok Sabha, which does not end normally till October of 2004. Do you smell an opportunity? Opportunities if you keep bringing, if you keep opening the toilet door, the odor will come in, so I do smell opportunities. But it is not we who are seeking the opportunity. It is the treasury benches that are disintegrating in front of our eyes, and therefore we have to face that situation. And facing that situation, we see that the numbers, as on today, the 15th of April, are not with us. They are not with us. But who knows, by tomorrow, they may be with us. But isn't it true that even if the TDP were to withdraw support, it doesn't actually create a crisis of numbers for the NDA? I completely agree, especially as there is a possibility that on these issues, the AIADMK, which is at least notionally with us on the opposition, has been so frequently supporting the government in recent weeks that I'm not sure what its position is going to be. So we are not looking to form the government. But if the need to form the government is thrust upon us, we are ready to take up our national responsibilities. Vinod Sharma, let me get you in here. If the Congress is not looking for the opportunity to form the government, in other words, as Mani said, they do not have the numbers, does it not give a shot in the arm to the BJP in some sense? Because even if its allies are upset with it, nobody wants an election. So moral pressure of the kind that the TDP is trying to exert, not just moral pressure, it has a very strong Muslim vote bank in Andhra Pradesh, possibly won't work. So what pressure then will work on the BJP right now if it isn't pressure coming from the opposition? No, it depends on the way you want to look at it. Governments aren't run on the basis of mere numbers. They need to have a degree of credibility also. And if this government was at all a blue chip government, then the value of this script came from support from parties like the TDP. Now, if that party is going to withdraw support, with what courage of conviction would this government remain in power? They will get dependent as a consequence on two mavericks of Indian politics, Mayawati and Jayalalitha. Jayalalitha, who until the other day didn't even know whether she'd ever be qualifying to fight the election. So it is a vicious circle, and I think that Vajpayee government has got caught in a vortex from which it will be very difficult for them to emerge. Even if they sustain themselves in power, their writ would not run. Right. We're going to, right after our first break, be joined by a leader of the BJP. But if there's anyone here who has a question specifically for the Congress, we can take a question right now. If someone has a question for the Congress. All right. Right at the back there. 1984 का जो राइट हुआ था उसमें ऐसे ही बोल लीजिए, अखबार मत निकालिए, बोल लीजिए जो बोलना है आपको। 2377 Sikhs were killed in Delhi only. 3 दिन तक कर्फ्यू नहीं लगाया गया था, किसी सेना की वापसी नहीं हुई थी दिल्ली में, और
उसके बाद हुआ था क्या कि राजीव गांधी का स्टेटमेंट आया था कि जब बड़े वृक्ष गिरते हैं तो नीचे हलचल होती ही है। राइट। और उस समय क्या स्टेटमेंट था कांग्रेस का? उस समय राजीव गांधी से उन्होंने क्यों नहीं